नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे जाएंगे विज्ञान में ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की किरणें गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए सही है, सीधी रेखा में। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। डॉक्टरों द्वारा आंख, नाक, कान को चेक करने के लिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। प्रश्न नंबर 3 है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी सही है, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है 4 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता? निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता? ऑप्शन ए सीएनजी, ऑप्शन बी एलपीजी, ऑप्शन सी बायोगैस, ऑप्शन डी कोयला। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सीएनजी। सीएनजी जो है, इससे खाना नहीं बनाया जाता है, और एलपीजी से खाना बनाया जाता है, बायोगैस से खाना बनाया जाता है, कोयला से खाना बनाया जाता है। सीएनजी से यानी कि छोटा 4 चक्का 3 चक्का वाला गाड़ी चलता है, कोई भी गाड़ी चलता है सीएनजी गैस से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करता है, बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा में। डायनमो यानी शादी ब्याह में आप देखे होंगे कि जनरेटर रहता है, और जनरेटर के आगे जो डायनमो लगा हुआ है उसी का नाम है डायनमो। वह यांत्रिक यानी कि यांत्रिक ऊर्जा होता है घूमने वाला, तो वह घूम 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 के क्या करता है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। और विद्युत मोटर क्या करता है? वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जैसे पंखा हो गया, विद्युत ऊर्जा उसके तार के माध्यम से जाता है, अब विद्युत, और वो क्या करता है? विद्युत मोटर लगा रहता है उसमें, विद्युत मोटर उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न देखिए, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? ऑप्शन ए है फ्यूज तार, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन सी उच्च धारा प्रभाव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, शॉर्ट सर्किट के कारण घरों में दुर्घटना होता है, यानी आग लग जाना या तार जल जाना शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। 7 नंबर प्रश्न है, आंख व्यवहार होता है। आंख व्यवहार होता है, आपके सामने ऑप्शन है, बताइए कमेंट में। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण की तरह, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन सी है समतल
दर्पण की तरह। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह। उत्तल लेंस की तरह। अब देखिए रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। क्षारीय का रासायनिक सूत्र क्या है? क्षारीय का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्षारीय का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। CaCO3। क्षारीय का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। अगला प्रश्न देखिए, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, अम्ल कहते हैं। किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। 7 से कम होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम और क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक और उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 के बराबर। पारे का अयस्क है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, पारा का अयस्क है। पारा का अयस्क है। ऑप्शन ए है बॉक्साइड, ऑप्शन सी है हेमेटाइट, ऑप्शन सी है मैग्नेटाइट, ऑप्शन डी है सिनेवार। तो पारा हो जाएगा सिनेवार। ऑप्शन नंबर डी सही है, सिनेवार। पारा का अयस्क क्या होता है? सिनेवार। अगला प्रश्न देखिए, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं समयावी। समयावी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी। H2SO4 HCl HNO3 सभी क्या है? प्रबल अम्ल है। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या होती है। तो 7। ऑप्शन नंबर बी सही है, 7। और अगर वर्ग यानी समूह पूछता तो 18। अब जीव विज्ञान देखिए, बायोलॉजी। रक्त का थक्का बनना में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन सी रक्त विषाणु, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो रक्त विषाणु ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर डी सही है, नेफ्रॉन। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? विसरण। विसरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है, विसरण के द्वारा। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है किस लिए? सोचने के लिए, हृदय स्पंद करने के लिए,
शारीरिक संतुलन बनाने के लिए। ऑप्शन डी सभी। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, मस्तिष्क यानी दिमाग सोचने के लिए होता है, हृदय स्पंद के लिए होता है और शरीर का संतुलन बनाए के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न देखिए, पराकोष में होता है, पराकोष में होता है परागनक। ऑप्शन नंबर डी सही है परागनक। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क यानी कि 18 साल जिसका पूर्ण गया है, 18 साल जिसका पूर्ण गया उसको वयस्क कहा जाता है। तो एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32 दांत, 32 दांत होते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? ऑप्शन ए नर्म, ऑप्शन ए है इस्पात, ऑप्शन बी है पीतल, ऑप्शन सी है नर्म लोहा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहा से। ऑप्शन नंबर सी सही है, नर्म लोहा से। अगला प्रश्न देखिए, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट पर पर्यावर्ती धारा। ऑप्शन सी सही है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। देखिए अगला प्रश्न, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। तो रेटिना होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। रेटिना को ही दृष्टिपटल भी कहा जाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है रेटिना, यानी मनुष्य के शरीर में आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का वह रेटिना पर बनता है, या बोलिएगा इसी रेटिना का नाम ही है दृष्टिपटल। अगला प्रश्न देखिए, एक स्वस्थ आंख के दूर बिंदु होता है, एक स्वस्थ आंख के दूर बिंदु होता है। ऑप्शन ए 25 सेमी, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 250 सेमी, ऑप्शन डी अनंत। तो यहां पे पूछा गया है कि दूर बिंदु, आंख के लिए दूर बिंदु तो अनंत 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 होता है, अनंत। अगर यही पूछता कि एक स्वस्थ आंख के लिए न्यूनतम बिंदु कितना होता है तो 25 सेमी होता, 25 सेमी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 5 नंबर, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर पूछता कि पृथ्वी पर अंतिम ऊर्जा स्रोत क्या है तो सूर्य। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए बिल्कुल सही सोच रहे थे, फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? फैराडे।
जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। दूरदृष्टि दोष, जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होगा उसे नजदीक की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगा। जस्ट उल्टा होता है। जिस व्यक्ति को दूर बिंदु स्थित दृष्टि दोष है तो उसे नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देगा। अगला प्रश्न देखिए, समीकरण CaCO3F यानी गैस S का मतलब हम लोग बताएगा उष्मा CaOS प्लस CO2G किस प्रकार का समीकरण है। ऊपर जो ये जो आप देख रहे हैं इस तरह का समीकरण किस प्रकार का समीकरण है। वियोजन, ऑप्शन नंबर ए सही है, वियोजन। अगला प्रश्न देखिए, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाने की विधि अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऊष्माक्षेपी। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो 13, ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का होता है 7 से अधिक। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है, ब्रोमीन। अगर सिर्फ पूछता कि कौन सा धातु, वो धातु नहीं पूछता कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है तो पारा होता ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ पूछा गया है वो धातु कमरे के ताप पर कौन द्रव में होता, तो ब्रोमीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर, ऑप्शन नंबर ए सही है, सोल्डर। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंधन पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंधन पाए जाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 2। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जंगली जानवर को। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो मृतजीवी, ऑप्शन नंबर बी सही है, मृतजीवी। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यशिष्ट। मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है। नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर ए सही है, नेफ्रॉन।
पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों द्वारा। ऑप्शन सी सही है, फूलों द्वारा। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ बताएं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सूखे घास पत्ते। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते, सूखे घास पत्ते। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ऑप्शन ए एक देशीय, ऑप्शन बी द्विदेशीय, ऑप्शन सी बहुदेशीय, ऑप्शन डी किसी भी दिशा में नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एक देशीय दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है। ऑप्शन ए वायुमंडल के निचली सतह में, ऑप्शन बी वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ऑप्शन सी वायुमंडल के मध्य सतह में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ऑप्शन बी सही है, वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन ए अवरक्त विकिरण, ऑप्शन बी तापीय विकिरण, ऑप्शन सी पराबैंगनी विकिरण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, यानी पराबैंगनी किरण से सुरक्षा करती है। पराबैंगनी किरण बहुत ही हानिकारक किरण है। अगर यह मनुष्य के त्वचा पर पड़ जाए तो ये कैंसर त्वचा कर सकता है, यानी ये सभी जीव जंतु के लिए बहुत ही खतरनाक पराबैंगनी किरण यानी पराबैंगनी विकिरण है, जो पृथ्वी का कवच बना हुआ है ओजोन परत। ओजोन परत पराबैंगनी किरण को पृथ्वी की सतह तक आने से रोक देती है। लेकिन आपको एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि ओजोन परत को कौन हानि पहुंचा रहा है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है कि ओजोन परत को हानि पहुंचा रहा है। और ओजोन परत हम लोगों के लिए क्या करता है, यानी पूरा पृथ्वी वासियों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है कवच की तरह। किससे? पराबैंगनी किरण से बचाता है ओजोन परत। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ऑप्शन ए घास गेहूं तथा आम, ऑप्शन बी घास बकरी तथा मानव, ऑप्शन सी बकरी गाय तथा हाथी, ऑप्शन डी घास मछली तथा बकरी। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, घास बकरी तथा मानव। घास बकरी तथा मानव, ऑप्शन नंबर बी सही है, घास बकरी तथा मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। अगला प्रश्न देखिए।
प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सूखे घास पत्ते। सूखे घास पत्ते यह जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, सूखे घास पत्ते। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सूर्य। पृथ्वी पर अंतिम ऊर्जा का मुख्य स्रोत या पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में कौन जैव नवीकरणीय पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, डीडीटी। डीडीटी यह जैव अनवीकरणीय पदार्थ है, डीडीटी। ऑप्शन ए। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। यह प्रश्न देखिए 2011-12 में पूछे गए हैं। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? 3। ऑप्शन नंबर सी सही है, 3। जैव आवर्धन का मुख्य कारण है। जैव आवर्धन का मुख्य कारण है इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा। कीटनाशक का उपयोग, उर्वरक का उपयोग, कीड़ानाशक का उपयोग, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, जैव आवर्धन का मुख्य कारण है इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडलीय ओजोन हमारे पृथ्वी के किससे रक्षा करती है? वायुमंडलीय ओजोन परत। वायुमंडलीय ओजोन क्या है? एक परत है। ओजोन क्या है? एक परत है। वायुमंडलीय ओजोन हमारे पृथ्वी की किससे रक्षा करती है? तो आपको अभी तुरंत यह प्रश्न पता चल गया है कि ओजोन परत हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो सूर्य के परावैंगनिक किरण से। ऑप्शन नंबर डी सही है, सूर्य के परावैंगनिक किरण से। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओजोन गैस का आणविक सूत्र है। ओजोन गैस का आणविक सूत्र है ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी O3, ऑप्शन सी O4, ऑप्शन डी O। ओजोन गैस का आणविक सूत्र है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, O3। O3। ग्लोबल
वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस NH3। ऑप्शन नंबर बी सही है। सॉरी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, सी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2। CO2 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जैव नवीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ का समूह इनमें से कौन है? जैव नवीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ का समूह इनमें से कौन है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। गोबर, पेपर एवं फलों के छिलके, गोबर, पेपर एवं फलों के छिलके जैव नवीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ का समूह इनमें से कौन है? गोबर, पेपर एवं फलों के छिलके। ऑप्शन ए सही है। इनमें कौन अपमर्जक के उदाहरण है? इनमें कौन अपमर्जक के उदाहरण है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बाज, कौवा, लोमड़ी, चील, सूक्ष्मजीव। इनमें कौन अपमर्जक के उदाहरण है? बाज, कौवा, लोमड़ी, चील, सूक्ष्मजीव। ऑप्शन सी सही है। किसी जीव के आसपास फैले जैव और अजैव कारक जो उसे प्रभावित करता है क्या कहलाता है? किसी जीव के आसपास फैले जैव और अजैव कारक जो उसे प्रभावित करते हैं क्या कहलाता है? पर्यावरण। ऑप्शन नंबर ए सही है। पर्यावरण यानी वातावरण, पर्यावरण यानी वातावरण। कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता? कौन सा पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता? तो प्लास्टिक जो है पर्यावरण में इसका अपघटन नहीं हो सकता क्योंकि ये सड़ता गलता नहीं है। ऑप्शन ए सही है। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, उत्पादक। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी। ऑप्शन नंबर ए सही है, शाकाहारी। मनुष्य एवं तेलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु कहलाते हैं? मनुष्य एवं तेलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु कहलाते हैं? ऑप्शन डी मांसाहारी, मांसाहारी। ऑप्शन नंबर बी सही है, मांसाहारी। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्राकृतिक गैस। स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका जैव मात्रा यानी बायोमास। अगला प्रश्न देखिए,
प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी सही है, नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बायोगैस। बायोगैस जो है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, बायोगैस। अगला प्रश्न देखिए, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सूर्य। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य। अगला प्रश्न देखिए, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल यानी कि सोलर वाला बैटरी क्या करता है? ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध क्यों बनाया गया? उसका कार्य क्या है? उसका उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए है जल आपूर्ति, ऑप्शन बी है भूमि सिंचाई, ऑप्शन सी है बिजली उत्पादन, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो बिल्कुल सही है, इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, इसलिए टिहरी बांध का निर्माण कराया गया, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी सही है, सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य प्रकाश। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरणीय ऊर्जा है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कोयला से प्राप्त ऊर्जा। यानी कोयला क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा है। कोयला और पेट्रोल याद रखिएगा, कोयला और पेट्रोल क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा है। अगला प्रश्न देखिए, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत, देखिए प्रश्न आ ही गया है, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत क्या है? तो कोयला और पेट्रोल, कोयला तथा पेट्रोल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ईंधन है, ईंधन है क्या? सीएनजी, ऑप्शन बी एलपीजी, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी इनमें सभी। ईंधन है इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है, सीएनजी ये भी ईंधन है, एलपीजी ये भी ईंधन है, लकड़ी ये भी ईंधन है, ऑप्शन डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हो जाएगा। दोनों क्या है? जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम और कोयला ये अनवीकरणीय ऊर्जा है और जीवाश्म ईंधन भी है। अगला प्रश्न देखिए, उच्चतर ताप पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? यानी कि बहुत अधिक मात्रा में ताप के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिक में टूटने की क्रिया को कहते हैं। किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिक में टूटने की क्रिया को कहते हैं। प्रश्न को अच्छे समझिए, किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिक में टूटने की क्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सोलर सेल कहते हैं, सौर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं।
सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति क्या कहते हैं? सौर सेल, यानी कि सोलर सेल, यानी कि सौर ऊर्जा का बैटरी, सौर सेल। अगला प्रश्न देखिए, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है? जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है, ईंधन कहते हैं। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है ईंधन। ऑप्शन नंबर बी सही है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी सही है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, सूर्य यानी सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न देखिए, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो ये प्रश्न हो गया, इनमें से कोई नहीं है, कहीं आपका सूर्य भी मरा सकता है। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है ईंधन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ईंधन कहा जाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? निम्नलिखित में से किस धातु का सोलर सेल बना होता है? किस धातु का सोलर सेल बना होता है? तो सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर बी सही है, सिलिकॉन का बना होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है, कोयला। कोयला में देखिएगा आग नहीं, यानी ज्वाला नहीं होगा, आग नहीं होता है कोयला में, आग धधकता नहीं है, लड़ता नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, सूखा सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है, यानी कि ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन किसका बना होता है? तो सी, जस्ता का। सूखा सेल में जो ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है वह होता है जस्ता का। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो सूखा सेल का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है।